बच्चों, आज हम दैवी आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये दैवी आपदाएं क्या हैं? इसके अंदर बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, अनावृष्टि, उपल वृष्टि और भूकंप, ये आपदाएं इसके अंतर्गत आती हैं। दैवी या प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत अनेक प्राकृतिक कारक हैं। जब पर्यावरण का मानव के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, अनावृष्टि होती है, उपल वृष्टि होती है, तो इस अवस्था में जो ये घटनाएं होती हैं, इससे पर्यावरण ये उथल पुथल मचती है, जिसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है और वो ज़्यादातर हानिकारक होता है। ऐसी आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इन्हें हम पर्यावरणीय प्रकोप, पर्यावरणीय आघात इत्यादि नामों से भी संबोधित कर सकते हैं। ये जो प्रकोप हैं, इसका कारण प्राकृतिक घटना चक्र होता है, यानी ये प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। इनका जो संबंध होता है वो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं या वायुमंडल के अंदर घटने वाली स्वतः घटनाओं के कारण होता है। दैवी आपदाओं से एक तरफ तो जनधन की हानि होती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पर इसका बहुत ही प्रतिकूल या कह सकते हैं हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं में जैसा कि पहले बताया, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, बिजली का गिरना, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपल वृष्टि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। बाढ़ और अतिवृष्टि, ये वृष्टि क्या है? वृष्टि का अर्थ क्या है? जब कभी भी वायुमंडल के अंदर विद्यमान जो जल वाष्प होता है, वह संघनन के पश्चात तरल या ठोस किसी भी अवस्था में भूतल पर गिरता है, पृथ्वी के ऊपर गिरता है, तो हम इसको वृष्टि या वर्षण कहते हैं। भूतल पर होने वाली यह वृष्टि कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हिम वृष्टि या हिमपात, जिसको बर्फ पड़ना कहते हैं या ओले पड़ना कहते हैं। दूसरा सहिम वृष्टि, यानी वर्षा के साथ ओले पड़ना, बर्फ गिरना। और तीसरा ओलावृष्टि, और चौथा है जल वृष्टि या वर्षा। अब ये अतिवृष्टि क्या है? अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? तो अतिवृष्टि का अर्थ अत्यधिक वर्षा से, वर्षा का आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, इसको हम अतिवृष्टि कहते हैं। अतिवृष्टि के संबंध में
भारतीय ऋतु विज्ञान कार्यालय ने गत वर्षों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। जैसे पहला निष्कर्ष ये है कि संपूर्ण भारत में 24 घंटे के अंदर 7.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई, तो ये अतिवृष्टि के अंतर्गत आएगी। दूसरा निष्कर्ष है कि पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में, जैसे गुजरात और सौराष्ट्र सहित इनको लेकर के, दक्षिणी कोरोमंडल तट, दक्षिणी असम तथा हिमालय के निचले भागों में वर्षा की मात्रा 24 घंटे में यदि 3.75 से 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो इसको हम अतिवृष्टि में लेते हैं। तीसरा, देश के मैदानी क्षेत्रों में यत्र तत्र कई भागों में 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और चौथा है खासी की पहाड़ियां, जिसमें चेरापूंजी स्थित है। अगर 24 घंटे में यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो इसको हम अतिवृष्टि भारतीय ऋतु विज्ञान कार्यशाला के अनुसार कहेंगे। बाढ़ क्या है? बाढ़ या फ्लूड अतिवर्षा या अतिरिक्त जल के कारण किसी भी नदी बेसिन में बाढ़ आ जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण जब किसी भी नदी बेसिन में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में लगातार घनी वर्षा होती है, तो उसके फलस्वरूप नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण नदी बेसिन में पानी फैल जाता है। बाढ़ें कहीं कहीं नियमित रूप से आती हैं और कहीं कहीं अचानक आ जाती हैं, अकस्मात आ जाती हैं, जिसका पता भी नहीं चलता है। बाढ़ से अनेक हानियां होती हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण एक बहुत बड़ा क्षेत्र जल प्लावित हो जाता है, जल से भर जाता है। बाढ़ से कई प्रकार की हानियां होती हैं। जैसे बाढ़ के कारण कृषि का विनाश होता है। सबसे पहले खेतों में जो खड़ी फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, वनस्पति समाप्त हो जाती है और प्रतिवर्ष लगभग 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति इस बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है। दूसरा है मृदा अपरदन तीव्र हो जाता है, मिट्टी का कटाव तीव्र हो जाता है, साथ ही नवीन मिट्टी की परत जम जाती है। कहीं पर दलदली भाग भी बन जाते हैं इस कटाव के कारण। ऐसा देखने में आया है कि 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि भारत में बाढ़ की आशंका वाली है।
तीसरी हानि आवासीय, यानी जहाँ मनुष्य रहते हैं, लोगों का निवास स्थल है, ये बस्तियां ध्वस्त हो जाती हैं, मकान गिर जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 75,000 से अधिक मकान इस बाढ़ के कारण नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ के कारण मनुष्य, पशु और पक्षियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसको अकाल मृत्यु भी कहते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 1,250 लोगों की मृत्यु इस बाढ़ के कारण हो जाती है। बाढ़ से सड़कों, पुलों और रेल मार्गों की बहुत हानि होती है। ये भी कट के बह जाते हैं, पुलें ध्वस्त हो जाती हैं, रेल मार्ग कट जाते हैं। ये तमाम समस्याएं इसके कारण आते हैं, बाढ़ के कारण। उपल वृष्टि या ओलावृष्टि क्या है? उपल वृष्टि का मतलब है कि कई बार मेघों में, यानी बादलों में जमी हुई जल की जो बूंदें होती हैं, उनके स्थान पर बर्फ की गोलियों की वर्षा होती है। इन बर्फ के गोलों को हम ओला कहते हैं या ओले कहते हैं। जब आकाश से ओलों की बौछार होती है तो इसको हम उपल वृष्टि या ओलावृष्टि के नाम से जानते हैं। ओलों का निर्माण कैसे होता है? ये ओले बनते कैसे हैं? ओलों के बनने की दो विधियां हैं। कई बार जब भूतल की ओर गिरती हुई जल की बूंदें बादल से छूटकर जब नीचे की तरफ गिरती हैं तो वायुमंडल की किसी ऐसी परत से उनको गुजरना पड़ता है जिसका तापमान जो होता है वो हिमांक से कम होता है। तो ऐसी बूंदों के जम जाने से ओलों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो ओले बनते हैं वो प्रायः आकार में छोटे होते हैं। दूसरा ओले के निर्माण की प्रक्रिया है कि जब कभी तेज वायु धाराएं ऊपर उठते समय वर्षा की बूंदों को इतनी ऊंचाई तक ऊपर उछाल देते हैं कि उनका तापमान हिमांक से कम हो जाता है। ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने पर वर्षा की ये बूंदें जम जाती हैं और नीचे गिरने लगते हैं। परंतु जब ये ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं इन्हें फिर से ऊपर की ओर उछाल देती हैं, इस प्रकार ये जमी हुई बूंदें बार बार गिरती हैं और उछलती हैं वायुमंडल के अंदर, और हर बार बूंदें नीचे गिरती हैं तो इन पर जल वाष्प की कई परतों का संघनन इनके ऊपर हो जाता है, और इस प्रकार इन बर्फ को एक के ऊपर एक अनेक परतें जमी रहते हैं। अंत में ये भारी होकर के जब भारी हो जाती हैं तो ये भूमि के ऊपर गिर जाती हैं। अगर किसी इस प्रकार के ओले को हम बीच में से काट कर देखें तो इसमें कई परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रकार जो ओले बनते हैं उनका आकार बड़ा होता है। ऐसे ओले
मटर के दाने से लेकर के क्रिकेट के बॉल के बराबर तक हो सकते हैं। फसल पर इन ओलों का प्रभाव अत्यंत ही विनाशकारी होता है। मार्च के माह में ओले अगर गिरें या गिरते हैं तो इससे सरसों, मटर, चना की फसलों को ये ओले पूर्ण रूप से बर्बाद कर देते हैं। गेहूं और जौ की बालियां टूट जाती हैं, आम की फसल बर्बाद हो जाती है। बड़े आकार के जो गोले होते हैं बर्फ के, उनसे सभी प्रकार की फसलों को नुकसान होता है और किसान फसल के बर्बाद होने से पूर्णतया बर्बाद हो जाता है। ये उपल वृष्टि का विनाशकारी प्रभाव है। तीसरा दैवीय आपदा जो है वो है भूकंप। साधारण शब्दों में इसको हम पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी का हिलना ऐसा कह सकते हैं। सेलिसबरी एक भूवैज्ञानिक हैं। इनके कथनानुसार भूकंप के धरातलीय कंपन है। भूकंप वे धरातलीय कंपन हैं जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। ऐसे ही एक दूसरे भूवैज्ञानिक हैं मैस्लेवल। मैस्लेवल ने भूकंप की परिभाषा करते हुए कहा है कि भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपर या निचली चट्टानों के लचीलेपन और गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। भूकंप को नापने के लिए भूकंप मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। भूकंप मापी यंत्रों के प्रयोग से यह ज्ञात हुआ है कि विश्व में एक वर्ष की अवधि में 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर 1 घंटे के बाद विश्व के किसी न किसी भाग में भूकंप आता है। वैसे जो भूकंपों की वास्तविक संख्या है वह इससे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि महासागरों के अधिकांश जो भाग हैं उसमें आने वाले भूकंप को मापने के केंद्र अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। इसलिए महासागरों के अंदर कितने भूकंप आए इसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। विश्व के अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। अगर 3 से 4 रिएक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप हो तो यह आंशिक रूप से महसूस होता है, इसका विनाशकारी प्रभाव नहीं होता है। 5 से 6 रिएक्टर स्केल पर अगर 5 से 6 तीव्रता का झटके लगते हैं तथा 6 से ऊपर अगर रिएक्टर स्केल का पैमाना है तो उससे अपार क्षति होती है। लेकिन यही पैमाना अगर 9 पहुंच जाए भूकंप का तो उसके बाद फिर केवल मलबा ही बचता है
और फिर कुछ वहां बचता नहीं। भूकंप के कारण, भूकंप क्यों आता है? भूकंप आने के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है पृथ्वी का सिकुड़ना। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक गर्म गैस के गोले के समान थी। धीरे धीरे ठंडी हुई, इसकी ऊपरी परत ठंडी हुई, जिस पर जीव जंतु और पौधे रहने लगे, ये उगे। ये लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी गर्म है और वह निरंतर ठंडा होकर के सिकुड़ रहा है। कोई भी वस्तु जब गर्म होती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, और जब ठंडी होती है तो उसका क्षेत्रफल सिकुड़ता है, ऐसा मानते हैं। इसका अपवाद केवल जल है। जल जब ठंडा होता है तो उसका आयतन बढ़ता है, गर्म होता है तो उसका आयतन, यानी जल जब बनता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। तो पृथ्वी का अंदर का जो गर्म भाग है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने से पृथ्वी सिकुड़ती है, सिकुड़ रही है। अब पृथ्वी का आंतरिक भाग जब सिकुड़ता है तो इसका मृदा के भूपटल पर, उसके बाहरी हिस्से पर इतना दबाव पड़ता है कि वह नीचे बैठने का प्रयत्न करती है, जिससे भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, और यह भूकंप के रूप में दिखता है। दूसरा कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। जब किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां के आसपास का जो क्षेत्र है वह बिल्कुल कांपने लगता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप जो है वो सीमित क्षेत्र में आते हैं। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं होता है और ये बहुत कम शक्तिशाली होते हैं। लेकिन कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट से भी भयंकर भूकंप आ जाते हैं। ज्वालामुखी वाले क्षेत्र जहां हैं वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट के अलावा भी भूकंप के झटके लगते रहते हैं। जैसे कई बार लावा बाहर आने का प्रयास करता है, और जब यह बाहर आने का प्रयास करता है लेकिन भूमि की ऊपरी कड़ी परतों को यह तोड़ नहीं पाता है, तो यह ऊपर की चट्टानों में कंपन उत्पन्न करता है, और कंपन उत्पन्न करना ही भूकंप है। तो ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होने पर भी लावा के बाहर निकलने के प्रयास से, हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हो पाता क्योंकि ऊपर कड़ी चट्टानें होती हैं, इसके कारण भी ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में भूकंप के झटके लगते रहते हैं। तीसरा है भू असंतुलन। भूवैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि ऊपरी कठोर भूपटल भीतरी तरल पदार्थों पर तैर रहा है। अंदर तरल पदार्थ है और ये जो ऊपर भूपटल है ये उसके ऊपर तैर रहा है। और भूपटल की जो चट्टानें हैं इन्होंने ऊंचा नीचा होकर के अपने संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली है, किंतु
अपर्दन के द्वारा यह संतुलन भंग हो जाता है, जिससे भूमि के अंदर भूकंप की स्थिति बन जाती है। तीसरा है, चौथा, पृथ्वी की आंतरिक गैसों का फैलना। भूमि के अंदर उसके गर्भ में अनेक गैसें हैं और ताप के कारण पृथ्वी के भीतरी गैस जो होती है वो फैलती है। ताप बढ़ने से गैस का क्षेत्रफल बढ़ता है, तो ये भूमि के अंदर जो गैसें हैं वो भी फैलने लगते हैं। जब उन्हें बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो ऊपर की चट्टानों को जोर से शक्ति के साथ ढकेलते हैं, धक्का लगाते हैं, और इसके कारण भी भूकंप आ जाता है। पांचवा भूकंप आने का कारण है जलीय भार। जब कभी नदी के बांधों या अस्थायी जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो नीचे की चट्टानें ऐसे जल भार को सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है और इससे भी भूकंप आते हैं। छठवां है भ्रंश प्रक्रियाएं। जब पृथ्वी के धरातल पर विपरीत दिशाओं में दबाव पड़ता है तो इससे वहां पे भ्रंश पड़ जाता है। भ्रंश के पड़ने से चट्टानों में हलचल होती है और इस हलचल के कारण भूकंप आ जाता है, क्योंकि ये चट्टानें फिर संतुलित होने का प्रयास करते हैं। सन 1934 में बिहार और 1950 में 1934 और 1950 में इसी कारण भूकंप आए थे। भूकंप से हानियां क्या होती हैं? तो हम जानते हैं भूकंप से कई प्रकार की हानियां होती हैं। तो पहली हानि तो यही है कि भूकंप से जन धन की अपार हानि होती है। नगरों या घनी आबादी वाले क्षेत्रों में के पास जब भूकंप आता है तो इससे सबसे अधिक हानि होती है। उदाहरण के अनुसार सन 1935 के भूकंप से पूरा क्वेटा शहर ही नष्ट हो गया था और इसमें 25,000 लोग मारे गए थे। दूसरा कारण है, दूसरी हानि है, कई बार भूकंप के प्रभाव से नदियों के मार्ग में रुकावट आ जाती हैं और इस रुकावट के कारण उनका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और परिणामतः नदी का जल निकटवर्ती भागों में घुस जाता है और इसके कारण बाढ़ आ जाती है। सन 1950 में असम के भूकंप से ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई थी, जिससे अपार जनधन की हानि हुई थी। तीसरा, जब भूकंप आता है तो इससे भूतल के ऊपर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं और इसके कारण आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, संपर्क टूट जाता है कई क्षेत्रों से। चौथी हानि, भूकंप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां भूस्खलन होता है और इसके कारण भारी हानि उठानी पड़ती है। कई बार
भूकंप द्वारा समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। इसके अलावा तटीय भागों में समुद्री जल फैल करके बहुत ही नुकसान करता है। भूकंप के कारण छठवीं हानि यह है कि कई बार भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और इन दरारों के द्वारा भूगर्भ से गैस, जल तथा कीचड़ बाहर निकलते हैं। कई बार भूगर्भ से निकली गैसें खुली वायु में प्रज्वलित हो जाती हैं, जिससे भीषण आग लग जाती है। ये भूकंप से हानियां हैं। हमारे देश भारत में भूकंप के क्षेत्र कौन से हैं? भूकंप है क्या? कब कब भूकंप हमारे देश में आए? तो भारत में जो अधिकतम भूकंप है वो प्रायः हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य शामिल हैं। गंगा के मैदानों में भी भूकंपों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भारत में बहुत से विनाशकारी भूकंप आए हैं। सन 1819 का कच्छ का भूकंप, 1897 का असम का भूकंप, 1905 का कांगड़ा का भूकंप, 1934 का बिहार का भूकंप, 26 जनवरी 1941 को अंडमान निकोबार तथा 1951 का असम का भूकंप, ये देश के महत्वपूर्ण भूकंप हैं। इनसे बहुत ही विनाश हुआ था। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तर काशी क्षेत्र में आए भूकंप के कुप्रभाव, इन सब को हम लोग बहुत अच्छी प्रकार जानते हैं। ऐसे ही 30 सितंबर 1993 को महाराष्ट्र क्षेत्र में आए भूकंप से अपार जनधन की हानि हुई थी। 26 जनवरी 2001 को गुजरात राज्य के अहमदाबाद और भुज क्षेत्र में महाविनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई थी और भुज शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वैसे ही हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 रविवार सुबह आए भूकंप और उसके बाद समुद्री हलचल के कारण जो सुनामी उठी, उन सुनामी लहरों से भारत समेत दक्षिणी पूर्वी एशिया के 6 देशों श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, बांग्लादेश, इसमें 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। अपार जनधन की हानि हुई। ये शक्तिशाली सुनामी जो लहरें थीं, इनकी ऊंचाई 30 से 40 फीट तक थी। इसका कहर भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी पूर्वी राज्यों के तटीय इलाकों पर टूटा था। इस भूकंप की रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 8.9 थी। ऐसे ही 8 अक्टूबर 2005 को आए भूकंप से गुलाम कश्मीर पाकिस्तान में जो है
और जम्मू कश्मीर में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे और अपार जनधन की हानि हुई थी। ऐसे ही 2010 में आए भूकंप से चिली में अपार जनधन की हानि हुई। जापान में 11 मार्च 2011 दिन शुक्रवार समय 2.46 यानी 2:45 बजे के आसपास रात्रि के समय प्रशांत महासागर में आए सदी के सबसे भयानक भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 8.9 थी। 10 मीटर तक समुद्र में सुनामी लहरें उठीं। इससे मकान, जहाज, कारें, बस खिलौने की तरह पानी में बह गए। जापान के शहर सैदाई, सियागी, फुकुशिमा ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इमारतों में आग लग गई। करीब करीब 6000 लोगों की मृत्यु हुई। नाभिकीय संयंत्रों से विकिरण फैलने से और भी भयावह स्थिति पैदा हो गई और जापान की आर्थिक स्थिति जो थी वो पूरी तरह से डामाडोल हो गई। भूकंप से नियंत्रण के उपाय। भूकंप आपदा का निराकरण संभव नहीं है क्योंकि भूकंपों को रोकना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन मनुष्य इस विनाश लीला से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही कर सकता है। जैसे पहला, भूकंप मापक केंद्र स्थापित करके भूकंप संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है और उसके प्रकोप से लोगों को सावधान करके उससे बचा जा सकता है। और भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जा सकता है। भूकंप वाले क्षेत्रों में तरंग विरोधी यानी भूकंप रोधी मकान बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के विशिष्ट मकान ज्यादातर जापान ने अपने यहां बनवाए। तीसरा उपाय है कि ऐसे क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों को बसने नहीं दिया जाना चाहिए जहां पर बार बार भूकंप आते हैं। ये भूकंप से बचने के उपाय है। प्रकृति पर किसी का बस नहीं है। प्रकृति अपने नियमानुसार चलती है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय प्रकृति से कम छेड़छाड़ करना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समुचित ढंग से करना जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। अगर पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा तो ये जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कम से कम आएंगी और मनुष्य इससे बचा रहेगा। अपने विनाश के लिए मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी है क्योंकि वह प्रकृति से अनियंत्रित खिलवाड़ करता है। प्राकृतिक संसाधनों का बिना पर्यावरणीय विनाश को ध्यान में रखे हुए अनियंत्रित प्रयोग करता है जिसके कारण उससे होने वाले दुष्प्रभावों को भी भुगतता है और अपार जनधन की हानि होती है। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना ही, संसाधनों का ठीक प्रकार से दोहन करना, उपयोग करना ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, इन प्राकृतिक और दैवीय आपदाओं से बचा जा सकता है। धन्यवाद।